कभी सोचा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे फ़ोन बनाती हैं, हमारी गाड़ियां चलाती हैं, हमारे घरों तक सामान पहुंचाती हैं, ये खरबों अरबों डॉलर के इतने बड़े बड़े साम्राज्य आखिर चलते कैसे हैं? इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। अब ये सवाल ना सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब हमें इंटरनेशनल फाइनेंस की एक बहुत ही उलझी हुई लेकिन उतनी ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। देखिए, बात सिर्फ पैसा उठाने की नहीं है, बात है दुनिया के कोने कोने से सही समय पर और सही शर्तों पर अरबों खरबों डॉलर जुटाने की। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी संरचना। ये असल में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी होती है। तो चलिए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वैश्विक कंपनी का बटुआ। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम किस स्केल की, मतलब कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये वो पैसा है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। सोचिए, एक देश में एक नया कारखाना लगाना है, दूसरे देश में एक टेक्नोलॉजी कंपनी को खरीदना है, या फिर बस अपने रोजमर्रा के काम को ही चलाते रहना है। इन सब के लिए इन कंपनियों को लगातार बहुत बड़ी मात्रा में कैश की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए उन्हें अपने देश से बाहर झांकना पड़ता है और पूरी दुनिया की पूंजी तक अपनी पहुंच बनानी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल ज़रूरत को ये मैनेज कैसे करते हैं। यहीं पर काम आता है उनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, जिसे हम कहते हैं उनकी पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर। आसान भाषा में समझे तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये तय करने का तरीका है कि कंपनी के पास जो पैसा है उसमें से कितना हिस्सा उधार का होना चाहिए और कितना हिस्सा मालिकों यानी शेयर होल्डर्स का। और ये बैलेंस बनाना, यही सबसे बड़ा खेल है। इसको समझने के लिए हमें दो तरह के पैसों में फर्क करना होगा। पहला है डेट यानी कर्ज, जैसे बैंक से लोन लिया या बॉन्ड जारी किए, ये पैसा ब्याज के साथ वापस चुकाना ही पड़ता है। दूसरा है इक्विटी यानी हिस्सेदारी। इसमें कंपनी अपने मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा बेच देती है। वो पैसा हमेशा के लिए कंपनी का हो जाता है, पर बदले में थोड़ा कंट्रोल भी हाथ से जाता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पैसा दो तरह से आता है। पर अगला सवाल ये है कि जब एक कंपनी को अपने देश के बाहर से ये पैसा उठाना हो, तो वो असल में ऐसा करती कैसे है? चलिए पहले बात करते हैं उधार वाले पैसे की, यानी डेप्थ की। एक मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया से पैसा उधार कैसे लेती है? तो देखिए, कंपनियों के पास मोटे तौर पर तीन रास्ते होते हैं। वो विदेशी बॉन्ड जारी कर सकती हैं, विदेशी बैंकों से सीधा लोन ले सकती हैं, या फिर विदेशी निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेच सकती हैं। अभी के लिए हम पहले दो पर ही फोकस करेंगे, यानी बॉन्ड्स और बैंक लोन्स पर। इस बाजार का साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। अगर हम सिर्फ एक उदाहरण देखें, 1999 के अंत का, जो ग्लोबल फाइनेंस के लिए एक बड़ा अहम दौर था, तो उस वक्त इंटरनेशनल बॉन्ड्स की टोटल वैल्यू पता है कितनी थी? 5.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इससे पता चलता है कि ये बाजार कितने विशाल हैं। और कहानी सिर्फ बॉन्ड्स पर खत्म नहीं होती, विदेशी बैंकों से डायरेक्ट लोन लेना भी उतना ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर 1999 तक सिर्फ जापान और जर्मनी के बैंक ही दुनिया भर की कंपनियों को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का लोन दे चुके थे। इससे पता चलता है कि कैसे कुछ देशों के बैंक ग्लोबल फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, इक्विटी। कंपनियां दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा कैसे जुटाती हैं? इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एक खास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसे कहते हैं डिपॉजिटरी रसीद या DRS। ये बेसिकली निवेशकों के लिए एक तरीका है जिससे वो न्यूयॉर्क या लंदन जैसे किसी लोकल स्टॉक एक्सचेंज पर एक विदेशी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी घरेलू कंपनी के शेयर खरीदते हैं। और ये प्रोसेस बड़ी ही चालाकी से सारी मुश्किलों को दूर कर देता है। मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, वो अपने शेयर भारत के ही एक बैंक के पास रख सकती है, और एक अमेरिकी बैंक उन शेयरों के आधार पर अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें यानी ADRs जारी कर सकता है। फिर अमेरिका के निवेशक उन ADRs को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ी आसानी से खरीद बेच सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी सच में कमाल का काम करती है, खासकर उभरते हुए बाजारों के लिए। अगर हम 1990s के दशक के आखिर का दौर देखें, तो इन बाजारों में प्राइवेट फाइनेंसिंग में जबरदस्त उछाल आया।
ये 1995 के 160 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1999 तक 178 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया, जो दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा इन बाजारों पर कितना बढ़ रहा था। तो अब तक हमने देखा कि कंपनियों के पास पैसा जुटाने के लिए उधार और इक्विटी दोनों के ग्लोबल रास्ते खुले हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इन्हें किस चीज का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? हर कंपनी का एक ही सपना होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तक पहुंचना। अब ये है क्या? समझिए, ये वो स्वीट स्पॉट है, वो जादुई मिक्स है जहां पैसा जुटाने की कुल लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो। एक तरफ कर्ज का ब्याज और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स की मुनाफे की उम्मीद। इन दोनों के बीच ऐसा बैलेंस बनाना कि कंपनी पर बोझ सबसे कम पड़े, बस वही बेस्ट है। और मजे की बात यह है कि ये बैलेंस हमेशा बदलता रहता है। जैसे 2000 के आसपास जब .com बूम आया तो मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। उभरते हुए बाजारों और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कर्ज लेने की बजाय इक्विटी यानी अपनी हिस्सेदारी बेचने पर ज्यादा जोर दिया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही उभरते बाजारों में इक्विटी फाइनेंसिंग 57% से उछलकर 77% हो गई। अब इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए एक बड़ी मजेदार कहावत इस्तेमाल होती है, एवरी टब ऑन इट्स ओन बॉटम, यानी हर नाव अपनी पतवार से चले। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी कंपनी अपनी हर विदेशी ब्रांच को ये आज़ादी देती है कि वो अपने लोकल मार्केट के हिसाब से खुद तय करे कि उसे कितना कर्ज लेना है और कितनी हिस्सेदारी बेचनी है। एक ग्लोबल नियम सब पर थोपने के बजाय सबको अपने हिसाब से चलने दिया जाता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे इन कंपनियों के बटुए और उनका पैसा बिना किसी सरहद के पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो इस ग्लोबल फाइनेंस के खेल के नियम आखिर लिख कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा अहम होता जाएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।